नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पेपर 7 का पार्ट 1 कर रहे हैं और आज का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवल तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बल्कि एक आम नागरिक के लिए भी अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। खासकर लड़कियों के लिए, वे कितनी सारी महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता। तो इसलिए आज का जो एक्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इससे मेंस में भी प्रश्न आ चुके हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। देखिए, ये एक्ट जो है 26 अक्टूबर 2006 से पूरे देश में लागू है। ठीक है, और उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, विशेष राज्य का दर्जा था, तो उस टाइम उसे लागू नहीं किया गया था। ठीक, 5 अध्याय है इसमें टोटल और 37 सेक्शंस हैं, 37 धाराएं हैं। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है कि 26 अक्टूबर 2006 से पूरे देश में लागू है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसमें 5 चैप्टर्स हैं, 37 सेक्शंस हैं, 37 धाराएं हैं। ठीक, अब आ जाएंगे हम सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 क्या है? इसमें चीज़ों को, विषयों को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे धारा 2। तो धारा 2 में क्या है? डेफिनेशंस हैं। कौन कौन से डेफिनेशंस हैं? देखिए, पीड़ित व्यक्ति, एग्रीव्ड पर्सन, धनीय अनुतोष, मॉनेटरी रिलीफ्स। ठीक, आश्रय गृह, शेल्टर होम, ये चीज़ों को डिफाइन किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं बट हम इसमें कुछ ही चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, पीड़ित व्यक्ति कौन है? पीड़ित व्यक्ति ऐसी कोई महिला जिसकी प्रतिवादी से पारिवारिक संबंध हो या रहा हो, जिसको किसी प्रकार की घरेलू हिंसा से प्रताड़ित किया जा रहा हो। पीड़ित व्यक्ति को ही व्यथित व्यक्ति भी कहा गया है। ठीक है, व्यथित व्यक्ति भी पीड़ित व्यक्ति को ही कहा जाता है। तो पीड़ित व्यक्ति जो महिला घरेलू हिंसा की शिकार रही हो उसे कहेंगे एग्रीड पर्सन, पीड़ित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति। ठीक, इंग्लिश में मैं बोल देता हूं। एग्रीड पर्सन मीन्स एनी वुमेन who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent। ठीक, याद रखिएगा इसको, धारा 2 में इसे परिभाषित किया गया है। सेकंड है आपका मॉनेटरी रिलीफ, धनीय अनुतोष। तो धनीय अनुतोष से क्या मतलब है? इसका मतलब कंपनसेशन से है। कंपनसेशन मतलब कि प्रतिकर। ठीक, तो जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट है, घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप जो पीड़ित व्यक्ति है उसको व्यय और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्रदान करने का आदेश देता है। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट रहेगा, मान लीजिए कोई पीड़ित महिला है तो उसने जो कुछ सहा और जो कुछ उसका नुकसान हुआ है उसका क्षतिपूर्ति मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा दिया जाएगा। ठीक, तो धनी अनुतोष, इसको याद रखिएगा। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं। मॉनेटरी रिलीफ मीन्स कंपनसेशन विच द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द रिस्पोंडेंट to pay to aggrieved person at any stage during the hearing of an application seeking any relief under this act to meet the expense incurred and the losses suffered by the aggrieved person as a result of domestic violence। ठीक है, ये हो गया। आश्रय गृह, आश्रय गृह यानी कि शेल्टर होम। शेल्टर होम क्या होता है?
It means any shelter home as may be notified by state government to be as shelter home for the purpose of this act। ठीक है, ऐसा कोई आश्रय गृह है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिसूचित करता है, उसे हम कहेंगे क्या? आश्रय गृह, शेल्टर होम। ठीक है, ये तीन चार जो डेफिनेशंस हैं ये आपको पूछा जा सकता है मेंस के एग्जाम में, तो आपको याद रखनी है और बाकायदा इसको ऐसे लिखना है कि ये सेक्शन 2 में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम आ जाएंगे धारा 3 में। धारा 3 क्या है और ये चैप्टर क्या है आपका? 2 है। ठीक है, चैप्टर 2 के सेक्शन 3 में डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक, तो घर के अंदर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को कई सारे कैटेगरी में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, शारीरिक हिंसा, फिजिकल एब्यूज, उसको मारा पीटा जा रहा है। ठीक, दूसरा है लैंगिक। लैंगिक हिंसा का मतलब क्या है? सेक्सुअल उसे एब्यूज किया जा रहा है। ठीक है, महिला की जो गरिमा है उसे खत्म किया जा रहा है, कोई अश्लील साहित्य तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ और अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश कर रहा है, या और कुछ भी लैंगिक हिंसा, तो उसे हम कहेंगे क्या? लैंगिक एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज। तीसरा है आपका मौखिक या मौखिक और भावात्मक, वर्बल एंड इमोशनल। वर्बल मतलब क्या? उपहास करना, अपमान करना, गाली गलौज करना, है ना, तिरस्कार करना, कुछ भी बोलते रहना उसे, तो ये क्या है जाएंगे? मौखिक हो जाएंगे। ठीक, वर्बल एब्यूज हो जाएंगे। इमोशनल एब्यूज करना, जैसे कि कोई बच्चा है तो उसे बच्चा आपने छीन लिया, और भी कई तरह से आप उसे भावनात्मक रूप से हानि पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इमोशनल, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज। चौथा है आपका आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा क्या है? उसे पैसे ना देना, उसका खर्चा ना देना, उसका जो नियमित डेली जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी न कर पाना, तो ये सब क्या है? उसकी आर्थिक हिंसा है। वित्तीय संसाधन जिसके लिए महिला किसी कानून की हकदार है उसको प्रयोग करने न देना, कानून अदालत न जाने देना, ठीक है, पुलिस स्टेशन न जाने देना, आवश्यक जो वस्तुएं हैं, घरेलू आवश्यकताएं हैं उसको पूरा न करना, तो ये सब क्या है? इकोनॉमिक वायलेंस है। तो आपको जब आंसर लिखना है, घरेलू हिंसा को डिफाइन करना है, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि ये उतना ही स्पेस नहीं रहता, 4 लाइन में आपको डिफाइन करना रहता है मेंस में, बट इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इकोनॉमिक, इस टाइप से डायमेंशन देखे। ठीक है, तो हमने घरेलू हिंसा का डेफिनेशन देखा। अब हम इसके कारण पे आते हैं कि हिंसा क्यों की जाती है, क्यों महिलाओं के साथ हिंसा होती है, इसके कारण क्या है। तो सबसे पहला जो कारण है, विवाह के बाद आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी कई बार पढ़ा होगा कि जब दहेज कम मिलता है लड़के पक्ष को, तो उसे महिला को टॉर्चर किया जाता है कि आपने इतना सामान नहीं दिया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। ठीक है, तो दहेज कम मिलना एक रीज़न। विवाह के शर्तों का पूरा न होना, मान लीजिए किसी कन्या पक्ष ने कहा कि शादी के बाद आपको ये चीज़ देंगे या और कुछ भी, इस तरह मान लीजिए आपको बोला कि गाय देंगे, हालांकि गाय के लिए नहीं होगा, कुछ और मांगा होगा, मान लीजिए मुझे ये गाड़ी चाहिए और वो गाड़ी नहीं दिया गया है लड़के को, तो फिर उन लोग ये सब शुरू कर देंगे। तीसरा है यौन संबंध बनाने से इनकार करना। ठीक है, ये जो है, कोई भी कन्या है विवाह के बाद अगर यौन संबंध बनाने से इनकार करती है तो जो यौनात्मक पक्ष है इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है,
तो कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर उसी में हिंसक हो जाते हैं। ठीक, तो यौन संबंध बनाने से इनकार करना ये भी एक कारण है। विवाह के पूर्व किसी संबंध रखना, मान लीजिए आपका किसी से लव अफेयर है और आपके हस्बैंड को ये चीज़ पता चल गई, तो फिर इसके कारण भी विवाद होता है, फिर हिंसा, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। गर्भ धारण के अयोग्य होने, ये बहुत बड़ा रीज़न है। बाझपन, कई बार ऐसा कई सारा टेक्निकल रीजंस रहते हैं महिलाओं में कि गर्भ धारण उनका नहीं हो पाता है, उन्हें बाझपन आदि समस्याएं रहती है, फेलोपियन ट्यूब्स, ये सब में, जो उतना मैं बायोलॉजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, तो उन्हें ताना दिया जाता है, आप तो बाझ हैं, आप ये हैं वो हैं, तो इसके कारण भी उसे प्रताड़ित किया जाता है। ठीक, तो गर्भ धारण के अयोग्य होना, बाझपन होना। ठीक, और एक और सबसे बड़ा रीज़न है, वो है पति का शराबी होना, बेरोजगार होना। वो कुछ भी नहीं करता है, वो दिन भर घर में बैठा हुआ है। ठीक, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो क्या है, उसको प्रताड़ित करना है, बेवजह का ताना देना है, आप ये वो, और एक तरह से जो महिला की गरिमा है ये बहुत आहत होती है, क्योंकि शराब जो पी रहा है वो आदमी होश में नहीं है, वो अनाप शनाप कुछ ही बोले जा रहा है, और बेवजह महिलाओं को ये चीज़ सहना पड़ता है। तो पति का शराबी होना, बेरोजगार होना। संकुचित मानसिकता, समाज में एक अवधारणा रही है, आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, कि स्त्रियों की उपेक्षा की जाती है, उन्हें कम दर्जा दिया जाता है लिंग के आधार पर। नहीं, हम तो पुरुष हैं, ये एक मानसिकता होती है, नहीं हम तो पुरुष हैं, वो महिला है, वो हमसे कैसे आगे बढ़ सकती है, ऐसी एक मानसिकता होती है। तो इस तरीके की मानसिकता के कारण वो नीचा दिखाना चाहते हैं, और नीचा दिखाने के उद्देश्य से ही इस तरह की हरकत की जाती है, उसे टॉर्चर किया जाता है। तो संकुचित मानसिकता भी एक कारण है। पुरुषवादी श्रेष्ठता, महिलाओं को निम्न दर्जा, यही बात मैंने जो ही बोली कि हम तो पुरुष हैं, ये एक भावना हमेशा से ही ऑलमोस्ट ऑल मेंस में कहीं ना कहीं रहती है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैंने अपना अनुभव किया है अब तक, समाज में, परिवार में और अलग जगह, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि हम तो पुरुष हैं, हमें कैसे ये चीज़ कोई बोल सकता है, वो लड़की हमारे साथ ये कैसे बोल सकती है, हमें कैसे जवाब दे सकती है। ठीक, तुम तो लड़के हो, ये तरह की बात बोला जाता है ना आपने, तो ये चीज़ हमेशा से रही है, इसको याद रखना। तो मैंने कुछ कारण बताए हैं, एक, दहेज कम मिलना, विवाह के शर्तों का पूरा न होना, दो, तीसरा यौन संबंध बनाने से इंकार, चौथा विवाह के पूर्व किसी संबंध होना, पांचवा गर्भ धारण के अयोग्य होना, बाझपन होना, पांचवा शराबी होना, बेरोजगार होना, छठवा संकुचित मानसिकता, और सातवां आपका पुरुषवादी श्रेष्ठता, महिलाओं को निम्न दर्जा। ठीक, तो ये हमने कुछ कारण पढ़े, आपके मेंस में आ सकता है कि महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, उसके कारण क्या है, देखिए ऐसा करके 2 या 4 नंबर में तो आप इसे बता सकते हैं। ठीक, अब महिलाओं से जुड़े कुछ आंकड़े हैं, इसे भी आपको मेंस में लिखना है, जब 8 नंबर पूछा जाए 4 नंबर में, आंकड़ा देने से देखिए जो आपका आंसर है वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, वो बहुत पुष्ट हो जाता है, और एग्जामिनर को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो कुछ इसमें फैक्ट भी लिखा है, नहीं तो केवल बातें बस हो रही है, कुछ फैक्ट नहीं मिल रहा है, सॉलिड फैक्ट, तो फैक्ट भी डालना जरूरी है। ठीक, तो देखिए यूएन जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2/3 महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार है। ठीक, ये कौन बोल रहा है, यूएन जनसंख्या कोष। ठीक, दूसरा रिपोर्ट, भारत की 15 से 39 आयु वर्ग की 70% विवाहित महिलाएं रेप, मारपीट की शिकार हैं। ठीक, ये 2 रिपोर्ट आप लिख सकते हैं, 15 से 39 आयु वर्ग की लगभग 70% विवाहित महिलाएं मारपीट की शिकार हैं, रेप की शिकार हैं, और यूएन जनसंख्या कोष के अनुसार 2/3 महिलाएं घरेलू हिंसा से शिकार हैं। इस आंकड़े को आप मीन्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा इसका रिजल्ट। ठीक है, देखिए महिलाओं के जो मूल अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता, समानता, ये सब हम बात करते हैं, हमारा संविधान बात करता है, उन अधिकारों से महिला वंचित हो जाएगी। ठीक, दूसरा चीज, मेंटली इस चीज को बहुत वो इनसिक्योर फील करेगी कि उसका कोई भी नहीं है। एक तो वो विवाह करके अपना घर बसाने के लिए अपने हस्बैंड के पास आई है, ससुराल आई है,
और वहाँ भी उसे अगर सुरक्षा न मिले तो वो कहाँ जाएगी? ठीक, क्योंकि लड़कियां अपने घर छोड़ के आती हैं, तो भावनात्मक असुरक्षा पैदा होता है, वो किसके पास जाएगी? तीसरा, कार्य क्षमता और उत्पादकता प्रभावित। अब ये सारी चीजें घटनाएं उसके साथ हो रही हैं, तो क्या वो अच्छे से काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं। वो ऑफिस में भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, फोकस नहीं रह पाएगी, मेंटली उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो प्रोडक्टिविटी भी उसके काम में अच्छी नहीं रहेगी। ठीक, मानसिक बीमारी से क्रोनिक डिप्रेशन, है ना, क्रोनिक मतलब जो लंबे समय तक उसे वो सोचती रहेगी, विचारों में गुम सुम रहेगी, तो उसे मानसिक बीमारी हो जाएगी। वैवाहिक संबंधों में तनाव हो जाएगा। ठीक है, जो संबंध है ये प्रभावित होते हैं, हमारे आपसी संबंध है, जिसके साथ हम रहते हैं, सोते हैं, जो हमारा जिनसे हमारा विवाह हुआ है, वो संबंध प्रभावित होता है, दूरियां बढ़ जाती है। ठीक, मजबूरन अनैतिक कार्यों में शामिल होना। अब देखिए, जो भी लड़की के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, तो कई बार वे अनैतिक कार्यों में शामिल हो जाती हैं, जैसे कि वेश्यावृत्ति और तमाम चीज़ें जो हैं, जो तमाम बुराइयां हैं, और न चाहते हुए भी वो शामिल हो जाती हैं। ये बहुत ही दर्दनाक किसी भी व्यक्ति के जीवन में है। ठीक, और जो भी बच्चा है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो जिस परिवार में रहे हैं वो परिवार ही खुशहाल नहीं है, वहाँ हिंसा हो रही है, तो वो बच्चा का जो परवरिश है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। शुरू से ही उसमें मतलब जो प्यार और उसे जो केयर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा उसे। ठीक, और बहुत ज़्यादा जब तनाव बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा जब जुल्म बढ़ जाता है, तब महिलाएं इसे सहन नहीं कर पाती हैं, या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति इतना उत्पीड़न और ये सब नहीं सह सकता, और इसलिए फिर वो आखिरी में आत्महत्या जैसे कदम उठाती है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को, व्यूअर्स को, ये बात कहना चाहूँगा, आप ये स्टेप कभी मत उठाना। हमेशा फाइट करने की कोशिश करना सिचुएशन से। आपके पास कानून है, वर्तमान दुनिया में बहुत सारे न्यू रिफॉर्म लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस भी है आपके पास, महिलाओं के लिए कई सारी चीज़ें की जा रही है, तो ऑलवेज उम्मीद रहती है। ठीक, तो ये स्टेप कभी नहीं लेना है आपको, हमेशा उम्मीद बरकरार रखना है, लड़ना है हालात परिस्थितियों से। ठीक, नौकरी से निकाला जाना। ठीक, कई बार उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो डिप्रेस है, वो ध्यान नहीं दे पा रही है, तो प्राइवेट जो भी हैं वो उसे निकाल देते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर रही करके। तो कई सारे रीजंस हैं, तो इसके परिणाम आप लिख सकते हैं ऐसे 2-3 आपका। ठीक, अब देखिए हमने क्या क्या देखा। हमने कारण देखा, हमने प्रभाव या कह लीजिए परिणाम देखा। अब इसके रोक कैसे सकते हैं, इसका उपाय क्या है, रोकने क्या उपाय है, कैसे हम महिला हिंसा को होने से रोक सकते हैं, ये चीज अपने को देखनी है। देखिए, मुआवजा एवं पुनर्वास की सुविधा बहुत सारे देखेंगे आप, उनके पुनर्वास के लिए केंद्र बनाया गया है, हॉस्टल्स, ये सारी सुविधा दी जाती हैं। ठीक, प्रभावी और कठोर कानून, जो वर्तमान में कानून है उसका सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को ये कानून का भय होना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमें सजा होगी ही। तो एकदम कठोरता के साथ इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, प्रभावी और कठोर कानून। तीसरा है घरेलू हिंसा मामलों में त्वरित कार्यवाही, जो पुलिस है उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, महिलाओं को उसका कानूनी हक देना चाहिए। ठीक, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, इसका मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। जो महिलाएं जॉब में रहती हैं, किसी पोस्ट पे रहती हैं, तो उनका एक प्रभाव रहता है घर में। ठीक है, क्योंकि वो कई सारे लोगों से मिली है, वो बाहरी दुनिया जानती हैं, तो एक साहस रहता है। लेकिन जो महिलाएं केवल किचन तक सीमित रहती है, कहीं ना कहीं उनमें ज़्यादा जुल्म होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि आप अपने पैरों पर खड़ा रहिए। कोई भी व्यक्ति आप पे जुल्म करने से कई बार सोचेगा। ठीक, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं, और आपके साथ कुछ 19-20 भी होता है लाइफ में, तो आप अपना आजीविका चला सके। ठीक, महिलाओं घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून के प्रति जागरूकता, बहुत सी महिलाएं हैं, मैंने पढ़े लिखे को भी देखा है और जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की उन महिलाओं को भी देखा है
वो सब कुछ जान रहे हैं, उनके पास पुलिस है, उनके पास कानून है, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हमारा कौन सुनेगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखेंगे नए नए आईपीएस लोग जा रहे हैं या नए नए जिनकी पोस्टिंग हो रहती है, वो काफ़ी एक्टिव है इन सारी चीज़ों में और तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। मैंने कई सारे पॉजिटिव चीज़ें भी देखी हैं इस चीज़ों में। ठीक है, किसी के विरुद्ध कुछ भी इस तरह घटना हो रही है, तुरंत पुलिस स्टेशन जाइए, आप रिपोर्ट लिखाइए कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जरूर कुछ ना कुछ आपकी हेल्प होगी। लेकिन अकेले आपको नहीं जूझना है ये सारी चीज़ों से। ठीक, शराब बिक्री पर प्रतिबंध। ठीक है, क्योंकि शराब ये सब लड़के लोग पीते रहते हैं, तो उसके कारण जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। फिर वो तमाम तरह का जो फ्रस्ट्रेशन रहता है वो लड़ाई झगड़ा करके निकालते हैं। तो शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। स्वयंसेवी एवं गैर सरकारी संगठनों का विस्तार। ठीक, जो एनजीओस हैं, है ना, ये सारे संगठन के साथ मिलकर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए महिलाओं के उत्थान के लिए। लास्ट पॉइंट है जन संचार, मीडिया द्वारा जागरूकता प्रसार। ठीक, जो समाचार पत्र हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, ऑनलाइन सोशल मीडिया है, वहाँ हमें महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। उसको उनके अधिकार के प्रति बताना चाहिए कि आपको ये अधिकार है और आप इस चीज़ से डरे नहीं, सहमे नहीं, अपने अधिकारों से जागरूक हो। इसके विरुद्ध आप आप इसके विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया दें, आप रिपोर्ट लिखाएँ, है ना? आप डरे नहीं। तो ये सब महिलाओं को एम्पावर करना पड़ेगा। उनके प्रति जो उनका जो झिझक है इस कानून के प्रति, कोर्ट जाने के प्रति या पुलिस स्टेशन जाने के प्रति, इस झिझक को दूर करना चाहिए। उन्हें ब्रेवनेस के साथ फिर से उठ खड़ा होना चाहिए। ठीक? और एक और चीज़ है, समाज में जो पितृसत्तात्मक सोच है, जो पैट्रियार्की है, इस सोच में हमें बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, हम मुझे आत्मगरिमा नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज का विकास नहीं हो सकेगा। एक अच्छी जो खुली मानसिकता वाली सोच है, वो विकसित नहीं हो पाएगी और कहीं न कहीं इसका प्रभाव जो है हमारे परिवार में भी देखने को मिलेगा, हमारे देश में भी देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं जो हमारा विकास दर है, जीडीपी है, ये सभी चीज़ों में देखने को मिलेगा। एक अच्छा परिवार जो है, खुशहाल परिवार, वो सिर्फ एक परिवार के लिए विकास सूचक नहीं है, बल्कि इससे देश का भी विकास होता है। ठीक है, छोटी छोटी कड़ियाँ हैं, परिवार है, परिवार के बाद समाज है, समाज के बाद राज्य है, राज्य के बाद देश है। ये सभी कड़ियाँ जब आपस में मिलती हैं तब अच्छा विकास होता है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है। तो सामाजिक विकास के उद्देश्य से, देश के उद्देश्य से हमें एक स्वस्थ मानसिकता वाले विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। किसी के प्रति अत्याचार, ये सारी चीज़ें, घटनाएं नहीं होना चाहिए। समाज में हमें प्यार बांटना चाहिए, खुशहाली बांटना चाहिए, अच्छाई को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि ये सारी घटनाएं कम हों। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें हमने देखा कि कैसे इसको रोका जा सकता है और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब हम अध्याय 3 में आ जाएंगे। ठीक है, अब अध्याय 3 में आ जाएंगे हम। अध्याय 3 हम देखेंगे अब इस अधिनियम का। चैप्टर 3 जो है ये संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां एवं कर्तव्य की बात करता है। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एटीसी। तो इसमें सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 क्या बोलता है? इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट, यानी कि कोई भी व्यक्ति घरेलू हिंसा की जानकारी संरक्षण अधिकारी को दे सकता है। ठीक, कोई भी व्यक्ति जो है घरेलू हिंसा की जानकारी संरक्षण अधिकारी को दे सकता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उसको दे सकता है। ठीक, तो 4 में क्या है? जानकारी देना है। ठीक, कोई भी व्यक्ति जानकारी दे सकता है प्रोटेक्शन ऑफिसर को। धारा 5, धारा 5 क्या बोलता है? ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट। पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होगी, ये सारी चीजें धारा 5 में वर्णित है। अब देखिए क्या क्या पुलिस अधिकारियों के, सेवा प्रदाताओं के और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य होंगे। पहला, धनी राहत। ठीक है, जो मॉनेटरी रिलीफ है वो अपने को देनी है। ठीक, निवास, अभिरक्षा, प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन का ऑर्डर, ये सब जो है मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है।
सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सर्विस प्रोवाइडर उसकी एबिलिटी हम इंश्योर करेंगे। संरक्षण अधिकारियों की सेवा उपलब्धता सुरक्षित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, इसको फैसिलिटेट करें, इसको इंश्योर करना है। और विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट के द्वारा 1987 में आप जानते हैं निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण ये सब बनाया गया था, नालसा वालसा ये सब बनाया गया है। तो उसके द्वारा जो है निःशुल्क विधिक जो सेवा है, निःशुल्क विधिक सहायता है, वो हम पीड़िता को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब जो है किसके ड्यूटीज हैं, संरक्षण अधिकारी के, मजिस्ट्रेट के, पुलिस अधिकारियों के ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो 3-4 अपने को याद रखनी है। निःशुल्क विधिक सेवा 1987 के तहत, संरक्षण अधिकारियों की सेवा उपलब्धता, धनीय राहत, निवास, अभिरक्षा, संरक्षण के आदेश ये सब जारी करने का अधिकार बलों कर्तव्य ये मजिस्ट्रेट के होंगे, पुलिस अधिकारियों के होंगे। ठीक, अब देखिए सेवा प्रदाता कौन है, सर्विस प्रोवाइडर किसे बोलेंगे, ये धारा 10 में वर्णित है। सेवा प्रदाता को धारा 10 में। ठीक है, तो इसको कैसे याद, देखो वाह आ रहा है, सेवा, वाह मीन्स जीरो टाइप का लग रहा है और ये 1 लग रहा है, तो 1 एंड 0 करके याद कर लीजिए, यानी कि 1 0 करके, यानी कि धारा 10 में। तो सेवा क्या है, धारा 10 में सेवा प्रदाता क्या है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1860 या कंपनी एक्ट 1856 के तहत रजिस्ट्रीकृत कोई भी कंपनी जिसका उद्देश्य विधि पूर्ण साधन द्वारा महिला अधिकारों एवं हितों का संरक्षण करना, विधिक सहायता प्रदान करना, चिकित्सा सहायता प्रदान करना, ऐसी संस्था स्वयं को एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी। ठीक, इसको याद रखिएगा, एक बार फिर से बोल देता हूँ, धारा 10 में है सेवा, सेवा यानी कि 10, ये 0 टाइप का दिख रहा है वह जो है, तो 10 याद रखना है। और ये क्या है, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1860 या कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्ट्रीकृत कोई भी कंपनी जिसका उद्देश्य विधि पूर्ण यानी कानूनन रूप से साधन द्वारा महिला अधिकारों एवं हितों का संरक्षण, विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता, ऐसी संस्था स्वयं को एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, अच्छा एक मैं भूल गया था एक धारा को, धारा 8 और 9। ठीक है, तो धारा 8 जो है ये संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। तो संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक संरक्षण अधिकारी यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, जिसका उत्तरदायित्व, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को इस एक्ट के तहत प्रदत्त सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कानूनी सहायता ये सब मुहैया कराना होगा। और संरक्षण अधिकारी महिलाएं होगी। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, धारा 8 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की बात करता है, और राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा जिसका उत्तरदायित्व होगा कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को इस एक्ट के तहत प्रदत्त सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा सुविधा, कानूनी सहायता ये सब जो है मुहैया हो। और जो संरक्षण अधिकारी होगी वो केवल महिलाएं होगी, वे महिलाएं होगी। ठीक है, वो महिलाएं होगी, इसको याद रखिएगा। तो 8 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होगी। धारा 9 क्या है, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। तो देखिए इनके क्या क्या कृत्य हैं और कर्तव्य हैं, किसके, संरक्षण अधिकारियों के, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के। मजिस्ट्रेट को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना, मजिस्ट्रेट से कुछ बात बोला भाई ये काम कीजिए वो काम कीजिए तो वो करके देंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, घरेलू हिंसा की शिकार महिला है उसकी सहायता करेंगे डेफिनेटली। पीड़ित महिला को उसके अधिकारों के बारे में बताएंगे, देखिए आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो पीड़ित महिला को अधिकारों से अवगत कराएंगे। सेवा प्रदाताओं निःशुल्क विधिक सहायता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा ये सब प्रदान करने के लिए अस्पतालों की सूची बनाना, जैसा ना मतलब कई सारी चीजें हैं, इसको लिस्टिंग करनी है कि कौन कौन से अस्पताल हैं जो ये सारी सुविधाएं देते हैं, चिकित्सा सुविधा देते हैं, सेवा प्रदाता कौन कौन है, निःशुल्क विधिक सहायता वाले कानूनी सलाहकार कौन है, आश्रय गृह कौन है ना, एनजीओ कौन कौन से चल रहे हैं। तो वो सबका एक सूची बना के तैयार रखना ताकि कोई पीड़ित महिला है तो हम उसे वहां सुविधा प्रदान कर सके। ठीक, नेक्स्ट है आपका व्यथित महिला।
वही पीड़ित महिला के शारीरिक क्षति की स्थिति में उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना, है ना, मेडिकल टेस्ट कराना और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट बना के भेजना है, उसको प्रेषित करना है। ठीक, पुलिस क्या करती है, रिपोर्ट बनाती है ना, शारीरिक क्षति कैसी हुई है, कहाँ क्या चोट लगी है, तो ये सब क्या मेडिकल टेस्ट होगा उस पीड़ित महिला का, और ये पूरा रिपोर्ट हम मजिस्ट्रेट को दे देंगे, कलेक्ट्रेट को दे देंगे। ठीक, और अन्य कर्तव्य जो विहित किए जाए, है ना, मतलब परिस्थिति वश उस टाइम जैसा सिचुएशन है उसके अनुसार उसको और भी दायित्व कर्तव्य दिए जा सकते हैं कि आपको ये काम भी करना है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन और निष्पादन करना, ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है 1973 में जो दंड प्रक्रिया संहिता है, इंडियन पिनल कोड है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सबके जो अनुपालन करना है, उन नियमों का अनुपालन करना है अपने को। ठीक, अच्छा, इस एक्ट के अंतर्गत महिला को कौन सी सुविधाएं प्राप्त है, ये भी मेंस में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी महिलाओं को सुविधा प्रदान की गई है। आई थिंक ये हमारा लास्ट 2 पेज और बचा है, बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी सुविधाएं महिला को प्राप्त है। तो हम देखेंगे धारा 18। धारा 18 क्या है, मजिस्ट्रेट द्वारा व्यथित महिला के संरक्षण हेतु आदेश पारित करना, है ना, मजिस्ट्रेट मतलब वही कलेक्ट्रेट आपका। ठीक, तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर सकता है मजिस्ट्रेट की महिला को संरक्षण दिया जाए। ठीक, कौन करेगा, मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण आदेश। दूसरा है 19वां है धारा आपका, सेक्शन 19 है, निवास का आदेश। अच्छा देखिए, महिला को जो संरक्षण दिया जाएगा सेक्शन 18 में, क्या क्या संरक्षण दिया जा सकता है ना, कोई भी जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है ना, उसको मारा पीटा जा रहा है या और कुछ भी किया जा रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, या पर्सनल या रिटर्न में कुछ धमकी दी जा रही है और भी कुछ भी है, तो उसको सीधा मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि इसको संरक्षण किया जाए, है ना, इनके लिए अलग इनको रखा जाए, ऐसा करके कुछ आदेश दे सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन इसका। ठीक, धारा 19 जो है निवास का आदेश, रेसिडेंस ऑर्डर्स। ठीक, मजिस्ट्रेट जो है व्यथित महिला को साक्षी गृह से महिला को न निकालने का आदेश, कहीं और निवास का आदेश, महिला को उसके स्त्री धन या किसी अन्य संपत्ति या प्रतिभूति जिसकी वह हकदार है उसको लेने का आदेश जारी कर सकता है। मान लीजिए वो किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, अपने साथी गृहस्थी के साथ, ठीक है, तो जो गृहस्थी उसके साथ रह रहा है, उसका हस्बैंड, उसको मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि आप इसे ना निकालिए। ठीक है, या फिर ये भी आदेश दे सकता है महिला को कि कहीं आप और अन्य जगह में निवास कीजिए, आपके जान को खतरा है। ठीक है, इसके अलावा महिला को उसके स्त्री धन या अन्य संपत्ति जिसके वह हकदार है उसको भी लेने का आदेश जो है मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। ठीक, तो क्या है, ये धारा 19 में निवास, 19 निवास, ठीक है, 18 संरक्षण। ठीक, धारा 18 संरक्षण, धारा 19 निवास का आदेश। ठीक, तो ये सब आदेश जारी हो सकते हैं। धारा 20 सेक्शन 20, सेक्शन 20 क्या है आपका, देखिए, धनीय अनुतोष या कह लीजिए आर्थिक सहायता, मॉनेटरी रिलीफ। तो व्यथित महिला है, जो पीड़ित महिला है, उसके द्वारा व्यय और सहन की गई हानियों की पूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है। एक बार फिर से बोलूंगा, जो व्यथित महिला है, पीड़ित महिला है, उसने जितना अन्याय सहा है, जितना उसका खर्चा हुआ है, वो सबकी हानियों की पूर्ति आर्थिक सहायता का आदेश मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। उपार्जन की हानि, चिकित्सा व्यय, ये सब आने जाने खर्चा जो है उसके खर्चा का क्षतिपूर्ति का आदेश मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। तो 20 में क्या है, धनी अनुतोष यानी मॉनेटरी रिलीफ। सेक्शन 21, सेक्शन 21 क्या है, व्यथित या पीड़ित महिला को अपनी संतान की अस्थायी अभिरक्षा के लिए आदेश। ठीक, कस्टडी ऑर्डर्स। कोई भी पीड़ित महिला है तो अपनी संतान की अस्थायी अभिरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उसको आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है। सेक्शन 22, धारा 22, धारा 22 जो है हर्जाना या प्रतिकर का आदेश है, कंपनसेशन का ऑर्डर है। तो जज जो है पीड़ित महिला के साथ प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के एवज में क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्यर्थी को हर्जाना देने का आदेश दे सकता है ना। जो पीड़ित महिला है और उसके साथ जिस व्यक्ति ने अन्याय किया है, जिसने उसे टॉर्चर किया है, उस व्यक्ति को जज जो है ना, जज जो है वो घरेलू हिंसा के एवज में क्षतिपूर्ति के लिए
आदेश जारी दे सकता है, हर्जाना देने का आदेश जारी कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपने अपने अधिकारों के बारे में सीखा होगा और आपको आसान भाषा में समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।